अध्याय 1011, अध्याय 1111। एक छोटे से बलिदान में क्या गलत है? जिसने भी कर्ज लिया है उसे उसे चुकाना चाहिए। चीज़ों को स्पष्ट करना सबसे अच्छा है। लिन शेन ने शांति से कहा। इसे कैसे चुकाया जाए? ये चुकाया नहीं जा सकता। लॉन्ग श्यूजी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। लिन शेन ने आगे कहा, संबंधित पक्ष के रूप में मुझे सच्चाई जानने का हक है न? सच? कौन सा सच? किंग लुनजी ने कुछ उलझन के साथ दोनों को देखा। लिन शेन को इतना जिद्दी देखकर लॉन्ग श्यूजी ने एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति के साथ कहा, यू लिजी सिर्फ एक निम्न दिव्य प्राणी है, हालांकि असाधारण प्रतिभा के साथ, लेकिन अपनी खुद की क्षमताओं के साथ वह हमें धोखा देने की क्षमता कैसे रख सकता है? मुझे ये भी नहीं लगता कि हम इतने मूर्ख हैं कि एक अनुबंध को भी न समझें। ये सुनकर किंग लुनजी के चेहरे का रंग बदल गया। आपका मतलब है हमारे पूर्वज? अन्यथा हस्ताक्षर हमेशा वहां क्यों रहे, और फिर जब ये पूर्वज के हाथों में पहुंचे तो गायब क्यों हो गए? लॉन्ग श्यूजी ने अपनी चोटों को और बढ़ा लिया। अपनी छाती को ढांकते हुए उसने 2 बार हल्की खांसी की। यू लिजी में बहुत प्रतिभा और मजबूत क्षमताएं हैं। पूर्वज उसका बहुत सम्मान करते थे। हम भी पूर्वज के शिष्य हैं, इतने सालों से उनका अनुसरण कर रहे हैं। अगर पुण्य के लिए नहीं तो परिश्रम के लिए। यह क्या है? यह क्या है? किंग लुनजी इतना क्रोधित था कि उसने लगभग अपने दांत काट लिए और एक जोरदार थप्पड़ से उसने मेज को तोड़ दिया। इसे अपनी दयालुता का बदला समझो, लॉन्ग श्यूजी ने कहा। किंग लुनजी को अपने सीने में दबी हुई हताशा का एक उभार महसूस हुआ, जिसे वह न तो निगल सकता था और न ही बाहर थूक सकता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। पहले तो उसने सोचा कि यू लिजी ने उसे केवल धोखा दिया है। धोखा खाना निश्चित रूप से क्रोधित करने वाला है, लेकिन अब वह जो महसूस कर रहा है वह यू लिजी द्वारा धोखा दिए जाने से भी बदतर है, और इस तरह का दर्द वह व्यक्त भी नहीं कर सकता। लिन शेन उनकी वर्तमान भावनाओं को समझ सकता था। उन्होंने सोचा था कि वे किसी वरिष्ठ पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अब किसी और की खातिर उन्हें धोखा दिया गया है और दोष उन पर डाल दिया गया है। लॉन्ग श्यूजी और किंग लुनजी पहले से ही इसे अच्छी तरह से ले रहे हैं। अगर ये लिन शेन होता तो वह शायद इतना क्रोधित हो जाता कि उसे खून की उल्टी हो जाती। बस इसे ऐसे ही जाने दो। किंग लुनजी की आंखें रक्तवर्ण नसों से भरी हुई थीं, उसकी मुठ्ठियां पों पर सफ़ेद हो रही थीं। और क्या? लॉन्ग ज्यूजी ने जवाब दिया। जब से तुम ये बातें जानते हो, क्या तुमने पूर्वज से नहीं पूछा? किंग लुनजी ने लॉन्ग श्यूजी को घूर कर देखा। मैंने पूछा। लॉन्ग ज्यूजी का चेहरा कड़वा था। पूर्वज ने क्या कहा? किंग लुनजी ने अनिच्छा से पूछा। मडप्लेट वंश की खातिर व्यक्तिगत हित का थोड़ा सा त्याग करना, इसमें क्या गलत है? लॉन्ग श्यूजी ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह सुनकर किंग लुनजी का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा विकृत रूप से मुड़ गया। अंततः वह एक भी शब्द बोलने में असमर्थ हो गया। क्या यू लिजी अभी भी प्रतियोगिता में भाग लेगी? लिन शेन ने अचानक पूछा। निश्चित रूप से उसे न केवल प्रतियोगिता में भाग लेना होगा, बल्कि उसे अपना नाम भी बनाना होगा और मडप्लेट वंश के लिए प्रतिष्ठा भी जीतनी होगी, लॉन्ग श्यूजी ने कहा। पहली प्रतियोगिता ब्रह्मांडीय सबसे कठिन दिव्य प्राणी प्रतियोगिता है ना? लिन शेन ने फिर पूछा। बेशक, यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जहां स्काई टॉपिंग आर्मर का सबसे बड़ा फायदा है, और यह वह प्रतियोगिता भी है जहां यू लिजी के पास उच्च रैंक हासिल करने का सबसे अच्छा मौका है। वह निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा, किंग लुनजी ने दांत पीसते हुए कहा। उसने निचले दिव्य प्राणी समूह के लिए नामांकन किया था, है ना? लिन शेन ने फिर पूछा। यदि निम्न दिव्य प्राणी समूह के लिए नहीं, तो स्काई टॉपिंग कवच का क्या लाभ होगा? बेशक, ये केवल निम्न दिव्य प्राणी समूह ही हो सकता है, किंग लुनजी ने कुछ उलझन के साथ उत्तर दिया, ये सोचकर कि लिन शेन का इन सवालों को पूछने का क्या मतलब था। अच्छा, तो मैं भी कॉस्मिक की सबसे कठिन प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराऊंगा, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? आप कैसे भाग ले सकते हैं? आप एक मध्यम दिव्य प्राणी हैं। आप केवल मध्य समूह में शामिल हो सकते हैं, और आकाश शीर्ष कवच के बिना आपकी भागीदारी का क्या मतलब है? भले ही आकाश शीर्ष कवच अभी भी वहां हो, मध्य समूह में कवच आपको बहुत अधिक लाभ नहीं देगा। किंग लुनजी लिन शेन की विचार प्रक्रिया को समझ नहीं सका। लॉन्ग श्यूजी ने भी लिन शेन को संदेह से देखा। वह भी नहीं समझ पाया कि लिन शेन का क्या मतलब था। किसने कहा कि मैं एक मध्यम दिव्य प्राणी हूं? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये भी एक सवाल है? यदि आप एक मध्यम दिव्य प्राणी नहीं हैं, तो आप क्या हो सकते हैं? क्या रुको, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक मध्यम दिव्य प्राणी नहीं हैं? किंग लुनजी ने कहना शुरू किया, फिर अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वसनीय रूप से लिन शेन को घूरने लगे। लॉन्ग श्यूजी का चेहरा भी अविश्वास से भरा था। उन्हें कभी यह नहीं लगा था कि लिन शेन एक मध्यम दिव्य प्राणी नहीं था। क्योंकि लिन शेन ने एक ही भाले के वार से आकाश समर्थक कछुए को मार डाला था, इसलिए वे हमेशा यह मानते थे कि लिन शेन एक मध्यम दिव्य प्राणी था और काफी शक्तिशाली भी, अन्यथा वह एक ही वार में आकाश समर्थक कछुए को कैसे मार सकता था?
अब जब लिन शेन बोल रहा था तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि लिन शेन ने वास्तव में कभी अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग नहीं किया था या उन्हें दिखाया नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह साबित करने के लिए कोई वास्तविक सबूत नहीं था कि लिन शेन एक मध्य दिव्य प्राणी था। आप वास्तव में एक मध्यम दिव्य प्राणी नहीं हैं। किंग लुनजी को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था क्योंकि उसने लिन शेन की बाँह पकड़ ली और उत्साह से पूछा, कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। पीपल सफरिंग फ्रॉम नी पेन शुड रीड दिस। वास्तव में मैं नहीं हूँ। लिन शेन ने अपनी योजना के दौरान पहले से ही प्रतियोगिता के नियमों का अध्ययन कर लिया था। निम्न समूह प्रतियोगिता के नियमों में मध्य स्तर से नीचे के दिव्य प्राणियों को भाग लेने की अनुमति थी, मध्य दिव्य प्राणियों को छोड़कर, लेकिन उन्होंने ये निर्दिष्ट नहीं किया था कि केवल निम्न दिव्य प्राणी ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बेशक चूंकि ईश्वरीय प्राणियों में निम्न दिव्य प्राणियों से नीचे शायद ही कोई अस्तित्व है, इसलिए यह एक निश्चित तथ्य था कि निम्न दिव्य प्राणी निम्न समूह की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि लिन शेन एक निर्वाण स्तर के प्राणी के रूप में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। उसने ध्यान से अध्ययन किया था और यह सुनिश्चित किया था कि वह वास्तव में निचले समूह की प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकता है। एक निश्चित उत्तर प्राप्त करने पर किंग लुनजी और लॉन्ग जियूजी दोनों हैरान और प्रसन्न थे, क्योंकि वे समझ गए थे कि लिन शेन क्या करने का इरादा रखता था। जब तक लिन शेन भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है, तब तक वह प्रतियोगिता के दौरान यूलिजी का सामना कर सकता है। यदि लिन शेन एक मध्यम दिव्य जानवर आकाश सहायक कछुए को एक ही भाले से मार सकता है, तो आकाश शीर्ष कवच आकाश सहायक कछुए से प्राप्त एक विपथगामी स्रोत से अधिक कुछ नहीं, संभवतः अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। उस समय लिन शेन सीधे आकाश शीर्ष कवच को चकनाचूर करने में सक्षम होगा, जिससे यूलिजी की योजनाएं विफल हो जाएंगी। हालांकि उन्हें स्वयं कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन यूलिजी को उसका अहंकार जारी रखने के बजाय उसे कोई लाभ प्राप्त करने से रोकना बेहतर था। तियान, अभी जाकर पंजीकरण कराओ, तुम्हें उस कमीने को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, किंग लुनजी ने उत्साह से कहा। लॉन्ग जियूजी, तुम क्या सोचते हो? लिन शेन ने लॉन्ग जियूजी की ओर मुड़कर पूछा। लॉन्ग शियूजी एक पल के लिए हिचकिचाया और उसके बगल में खड़े किंग लुनजी ने उसे एक तरफ खींच लिया और कहा, इसमें संकोच की क्या बात है? हम पहले ही इस हद तक परेशान हो चुके हैं, क्या आप अभी भी उसकी भावनाओं पर विचार कर रहे हैं? ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, लॉन्ग शियूजी ने दांत पीसते हुए सहमति जताई। लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया, सिर्फ स्काई टॉपिंग कवच को तोड़ना बहुत नरमी भरा कदम लगता है। क्या हमें बदले में कुछ मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? लॉन्ग शियूजी और किंग लुनजी दोनों हैरान थे। हम ऐसा कैसे करेंगे? यह आप पर निर्भर है। आप मुआवजा वापस ले सकते हैं या नहीं, और कितना वापस ले सकते हैं, यह आपको तय करना है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका मतलब है कि हमें यूलिजी के पास जाना चाहिए? लॉन्ग जियूजी ने लिन शेन के निहितार्थ को समझ लिया। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी क्योंकि वह उसे देख रहा था। मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ना है या नहीं यह आपका निर्णय है, लिन शेन ने बेपरवाही से कहा। लिन शेन और किंग लुनजी दोनों को अपनी ओर देखते हुए देखकर लॉन्ग जियूजी ने अपने दांत पीस लिए। चलो इसे करते हैं। लिजी महत्वाकांक्षा और संतुष्टि से भरा हुआ है। उसके हाथों में आकाश शीर्ष कवच जैसी दिव्य कलाकृति है। निम्न दिव्य प्राणियों में से अब बहुत कम है जो उसकी ताकत से मेल खा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि मडप्लेट पूर्वज का उसके प्रति रवैया कैसा था। उसने मडप्लेट पूर्वज के सामने केवल आकाश शीर्ष कवच का उल्लेख किया, जिसने फिर उसे दिव्य कलाकृति रखने दिया, ये कहते हुए कि ऐसी दिव्य कलाकृति बाहरी लोगों के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। इसका सही उपयोग मडप्लेट संप्रदाय के तहत प्रतिभाशाली लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, और केवल यूलिजी जैसी प्रतिभा ही इस दिव्य कलाकृति के योग्य है। यही उनका मतलब है, दिव्य कलाकृतियों पर पुण्यवान लोग रहते हैं। इस दिव्य कलाकृति के साथ ही शीर्ष ग्रेड निम्न दिव्य कलाकृति, मडप्लेट पूर्वज द्वारा उसे प्रदान की गई स्वर्गीय 9 तलवार और रहस्यमय कलाकृति जो उसके पास पहले से ही है, वह अनिवार्य रूप से लीडरबोर्ड पर खड़ा होगा, बड़ी संख्या में संसाधनों को प्राप्त करेगा और उसका स्तर उन्नत करना बहुत आसान हो जाएगा। कल उसकी पहली प्रतियोगिता होगी, और यह वह प्रतियोगिता है जो स्काई टॉपिंग आर्मर के लाभों को सबसे अच्छे से प्रदर्शित करती है। कॉस्मिक की सबसे कठिन दिव्य प्राणी प्रतियोगिता। वह निश्चित रूप से प्रतियोगिता में सबसे आगे रहेगा, आसानी से शीर्ष 100 में प्रवेश करेगा या उससे भी अधिक रैंकिंग प्राप्त करेगा। प्रसिद्धि और धन आसानी से पहुंच में है, और वह उन शीर्ष स्तरीय परिवारों की नज़र में भी आ सकता है, जिससे उसका दर्जा एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। यद्यपि मडप्लेट पूर्वज कॉस्मिक में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, फिर भी वह उन शीर्ष स्तरीय परिवारों की तुलना में फीका है और उसके द्वारा प्राप्त संसाधन बहुत कम हैं। यूलिजी की उपलब्धियां यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। शीर्ष 100 में होना क्या बड़ी बात है। उनका लक्ष्य शीर्ष 10 में जगह बनाना है या फिर बोर्ड का लीडर बनना है। बाद में वह एक स्टार दिव्य अधिकारी बन जाएगा, अंततः एक महान दिव्य अधिकारी बन जाएगा, और यहाँ तक कि डोमिनेटर्स को पीछे छोड़ते हुए पूरे ब्रह्मांड का राजा बन जाएगा।
यूलिजी अपने गर्व में डूबा हुआ था जब उसके मुंह के कोनों पर अनायास ही एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान फैल गई। यूलिजी, अगर तुम्हारे पास ज़मीर बचा है तो हमारा स्काई टॉपिंग कवच लौटा दो। यूलिजी का दिवा स्वप्न अचानक एक आवाज़ से बाधित हुआ। यूलिजी ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और नीचे देखा तो किंग लुनजी और लॉन्ग शियुजी खड़े थे। यूलिजी के होठों पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। उसकी नज़र में किंग लुनजी और लॉन्ग शियुजी सिर्फ विदूषक थे, राजत्व के लिए उसके रास्ते में बस कंकड़ थे। ये कि वे उसे आकाश शीर्ष कवच दे सकते थे पहले से ही उनका सबसे बड़ा सौभाग्य था। अगर वे समझदार होते तो उन्हें दोनों हाथों से खुशी खुशी ये दान देना चाहिए था। फिर जब वह बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता तो वह भी बदले में उनका हाथ बटा देता। अब उनकी लगातार झिड़कियां केवल अपमान और दुखद अंत की ओर ले जाएंगी। साथ ही वरिष्ठ भाइयों, सही और गलत दिल में होते हैं। लालच में आकर अपने आप को अंधा मत होने दो और ऐसे काम मत करो जिससे तुम्हारे रिश्तेदारों को तकलीफ हो और तुम्हारे दुश्मनों को खुशी मिले। यूलिजी खड़ा हुआ, रेलिंग के पास गया और दोनों को कृपालुता से देखा। बोलते हुए उसने आह भरी। यूलिजी के साथ आए लोगों ने भी कहा, वरिष्ठ भाइयों, भले ही आप हमसे कई साल पहले संप्रदाय में शामिल हुए हों, लेकिन हम छोटे भाइयों को इस तरह से धमकाना ठीक नहीं है। ये स्पष्ट है कि दिव्य कलाकृति यूलिजी ने प्राप्त की थी। आपकी ज़बरदस्त लूट अशोभनीय है। ये सुनकर किंग लुनजी इतना क्रोधित हो गया कि उसे लगा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। यूलिजी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, तुम्हारी क्या मतलब है ज़बरदस्त लूट? वह दिव्य कलाकृति स्पष्ट रूप से हमारी है जिसे उसके लालच ने छीन लिया। हमें स्वाभाविक रूप से वह वापस लेना होगा जो हमारा है। वरिष्ठ भाइयों, तुम्हारे चेहरों की मोटाई सचमुच बेमिसाल है। मालिक के सब कुछ स्पष्ट कर देने के बाद भी तुम में ऐसी बातें कहने की हिम्मत है। सचमुच, अगर बेशर्मी ही ताकत होती तो दुनिया में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। यदि आपकी योग्यताएं आपकी त्वचा की मोटाई से मेल खाती तो आपको अपने संप्रदाय के भाइयों से उनकी दिव्य कलाकृतियां छीनने की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारे मड प्लेट वंश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उसने ऐसे बेशर्म व्यक्तित्वों को जन्म दिया। भीड़ ने एक के बाद एक टिप्पणियां की जिससे किंग लुनजी और लॉन्ग शियुजी बारी बारी से पीले और लाल हो गए और क्रोध से कांपने लगे। यूलिजी ने अपने हाथ से हल्के से इशारा किया, सभी को चुप रहने का संकेत दिया। फिर उसने आह भरी और किंग लुनजी और लॉन्ग जियूजी से कहा, यदि आप दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि स्काई टॉपिंग कवच को आकाश सहायक कछुए के शिकार से प्राप्त किया गया था, तो यह साबित करना बहुत आसान है कि आपके शब्द सच हैं या झूठ। जैसे ही उसने यह बात कही, यूलिजी के हाथ से एक वस्तु उड़ी जो एक पूर्ण कवच में परिवर्तित हो गई जिसने उसके शरीर को ढक लिया। यूलिजी एक अमर की तरह हवा से कदम दर कदम नीचे उतरा, किंग लुनजी और लॉन्ग शियुजी के सामने आया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दावा करते हैं कि आपके पास आकाश समर्थक कछुए का शिकार करने की क्षमता है, इसलिए आकाश समर्थक कछुए द्वारा पोषित इस दिव्य कलाकृति को तोड़ना आपके लिए आसान होना चाहिए, अन्यथा आप आकाश समर्थक कछुए का शिकार कैसे कर सकते थे? अब मैं यहीं स्थिर खड़ा हूं। अगर तुम दोनों मेरे पहने हुए कवच को तोड़ सकते हो तो मैं तुम्हें ये दिव्य कलाकृति भेंट करूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कृपया अंतहीन रूप से दृढ़ मत रहो और हमारे साथी शिष्यों के बीच सद्भाव को नुकसान मत पहुंचाओ, ये खेदजनक होगा। यूलिजी ने जो कहा वह समझदारी भरा है। वरिष्ठ शिष्यों के रूप में आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और यूलिजी के चरित्र, आचरण और उदारता को देखना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अभी वापस लौट जाता और चला जाता। आप यहाँ रहने का चेहरा कैसे दिखा सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल, यूलिजी ने जो कहा वह सही है। अगर तुम कहते हो कि स्काई टॉपिंग कवच तुम्हारा है तो ये बहुत आसान है, स्काई टॉपिंग कवच को तोड़ो और ये तुम्हारा हो जाएगा। तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से कार्रवाई करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने आकाश समर्थक कछुए को मार दिया है? निश्चित रूप से तुम उसके द्वारा पोषित दिव्य कलाकृति को तोड़ सकते हो। जिन सह शिष्यों को पहले यूलिजी के बारे में कुछ संदेह था, अब ये स्थिति देखने के बाद लगभग सभी को उस पर विश्वास हो गया। ये स्पष्ट है कि यदि किंग लुनजी और अन्य लोग दिव्य कलाकृति को भी नहीं तोड़ सकते तो वे आकाश समर्थक कछुए को कैसे मार सकते थे? किंग लुनजी और लॉन्ग शियुजी ने यूलिजी को बेशर्मी के लिए दिल से कोसा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उन्होंने आकाश समर्थक कछुए को नहीं मारा था, फिर भी अब वह इसका इस्तेमाल एक बात कहने के लिए कर रहा था जो पूरी तरह से नीच था। किंग लुनजी ने कहा, आकाश को सहारा देने वाले कछुए को हमने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था। यूलिजी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, मानो असहाय होकर कह रहा हो, वरिष्ठ भाइयों, आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? हमारे गुरु और साथी शिष्यों के अलावा कौन इतना दयालु होगा कि आकाश समर्थक कछुए जैसे दिव्य जानवर को मार डाले और अज्ञात दिव्य कलाकृति को अपने पास न रखकर आपके लिए छोड़ दे? क्या ये तर्क आपको समझ में आता है, वरिष्ठ भाइयों? बिल्कुल, कोई और आपके लिए आकाश को सहारा देने वाले कछुए को मारता है, फिर भी आपके लिए दिव्य कलाकृति, आकाश को सहारा देने वाला कवच छोड़ जाता है।
यहाँ तक कि परियों की कहानियाँ भी इस तरह से लिखने की हिम्मत नहीं करतीं। थोड़ा रुको, वरिष्ठ भाई, शायद कोई और कहानी गढ़ेंगे। मुझे लगता है कि यह कहना बेहतर होगा कि स्काई टॉपिंग आर्मर का जन्म आपने ही किया था। ओह, अपने ही खून मांस से अलग होने का दर्द, ये बहुत दुखद है। कृपया यूलिजी, उनके बच्चे को उन्हें लौटा दो। हाँ, हर कोई किंग लुनजी और लॉन्ग शियूजी का बहुत मजाक उड़ा रहा था और यूलिजी मुस्कुराते हुए खड़ा था, लेकिन अंदर से वह संतुष्टि से भरा हुआ था। गति मेरी है, इन दो मूर्खों को भविष्य में निश्चित रूप से नहीं छोड़ा जाएगा। कई शिष्यों ने यूलिजी का पक्ष लिया, जरूरी नहीं कि इसलिए कि वे मानते थे कि वह पूरी तरह से सही था, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए कि यह स्पष्ट था कि मडप्लेट पूर्वज स्पष्ट रूप से यूलिजी का पक्ष ले रहा था। लॉन्ग शियूजी को मिली सजा से यह स्पष्ट था कि मडप्लेट पैलेस में कौन ट्रांसलेटर था। स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोग मडप्लेट पूर्वज का विरोध नहीं करेंगे। किंग यांगजी और लॉन्ग शियूजी इतने क्रोधित थे कि उनके होंठ कांप रहे थे, वे बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वे सच में क्रोध से भर गए थे। बहुत बढ़िया यूलिजी, तुम दूसरों को धमकाने में बहुत आगे निकल गई हो। भले ही मुझे आज अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। किंग लुनजी ने गुस्से से दहाड़ते हुए एक दिव्य कलाकृति तलवार निकाली और यूलिजी से मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो गया। लॉन्ग शियूजी ने उसे दृढ़ता से रोका। किंग लुनजी, जल्दबाजी में काम मत करो। क्या मजाक है भाई, आप एक मध्यम दर्जे के दैवीय प्राणी हैं, जबकि मैं एक निम्न दैवीय प्राणी हूँ। पद और वरिष्ठता के मामले में आप मुझसे बहुत ऊपर हैं, कौन किसको धमका सकता है? यूलिजी ने उदासीनता से कहा। ये जानते हुए भी कि यूलिजी वास्तव में एक घृणित व्यक्ति था, किंग लुनजी और लॉन्ग शियूजी उसके बाहरी धार्मिक आचरण को देखकर अपने दिल में उसे कोसने से खुद को नहीं रोक सके। यूलिजी, आज या तो तुम्हारी मौत होगी या मैं बचूंगा। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। किंग लुनजी ने लॉन्ग शियूजी को झटक दिया और यूलिजी से मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि यूलिजी वहां शांति से खड़ी रही, उसने किंग लुनजी की ओर से आने वाली तलवार कलाकृति को चकमा नहीं दिया। दिव्य आत्मा बार ड्रैगन छाया किंग लुनजी के शरीर से उठी, भयानक शक्ति को उन्मुक्त करते हुए, लेकिन जब उसकी तलवार ने स्काई टॉपिंग कवच पर प्रहार किया तो ये सीधे प्रतिकारित हो गया, जिससे यूलिजी आधा कदम भी हिलने में असमर्थ रही। यद्यपि यूलिजी केवल एक निम्न दिव्य प्राणी था, उसने कई दिव्य कलाकृतियां धारण की थीं, जिनसे उसकी शक्ति विशेषता में वृद्धि हुई थी। उसकी शक्ति पहले ही 40,000 तक पहुंच चुकी थी, जो एक शीर्ष मध्य दिव्य प्राणी का मानक है। इसलिए ताकत के मामले में यूलिजी वास्तव में उनसे कमजोर नहीं थी। इसके अलावा स्काई टॉपिंग कवच की रक्षात्मक क्षमताओं और प्रतिरक्षा विशेषताओं के साथ किंग लुनजी एक रैंक अधिक होने के बावजूद यूलिजी को घायल नहीं कर सका। हर कोई केवल यूलिजी को अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके अविचलित खड़े हुए, बिना किसी प्रतिशोध के किंग लुनजी को अपनी इच्छानुसार हमला करने दे रहा था। फिर भी यह आश्चर्यजनक था कि किंग लुनजी, एक मध्य दिव्य प्राणी, उसे थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचा सका। क्या आपका बहुत हो गया, बड़े भाई? किंग लुनजी के उन्मत्त हमलों की एक श्रृंखला के बाद, जिसकी गति स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई थी, यूलिजी ने किंग लुनजी के हाथ में दिव्य कलाकृति तलवार से मिलने के लिए अपनी तलवार खींची। तलवारें आपस में टकराईं और किंग लुनजी की तलवार, जो दिव्य आत्मा प्रकाश छाया की शक्ति से संवर्धित थी, को यूलिजी ने सीधे दो टुकड़ों में काट दिया, जैसे टोफू को आसानी से काटा जाता है। किंग लुनजी और लॉन्ग जियूजी सहित हर कोई हैरान था। यूलिजी केवल एक निम्न दिव्य प्राणी था, फिर भी उसके हाथ में मौजूद दिव्य कलाकृति किंग लुनजी की मध्य दिव्य कलाकृति तलवार को काटने में सक्षम थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। यूलिजी की ताकत से हर कोई हैरान था। एक निचले समूह के प्राणी के लिए ऐसी लड़ाकू क्षमता वास्तव में असाधारण थी। उन्होंने बिना किसी संदेह के ये भी निष्कर्ष निकाला कि यूलिजी ही आकाश समर्थक कछुए को मारने वाली रही होगी। किंग लुनजी की आक्रामक शक्ति स्काई टॉपिंग कवच की सुरक्षा को भेद नहीं सकी, जिससे उनका ये दावा कि वे स्काई सपोर्टिंग बैग को मार सकते हैं, अविश्वसनीय प्रतीत हुआ। यूलिजी की तलवार के प्रहार ने सभी को यह विश्वास दिला दिया कि केवल ऐसी विनाशकारी शक्ति ही आकाश समर्थक कछुए को मार सकती थी, जो एक पल में श्रेष्ठ और निम्नतर का निर्णय कर सकती थी। हमारे भाईचारे के सम्मान के लिए मैंने पहले ही दोनों बड़े भाइयों को पर्याप्त सम्मान दे दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप गलतफहमी न पालें, यूलिजी ने हल्के से कहा, अपने हाथ में दिव्य हथियार पकड़े हुए। एक क्षण के लिए किंग लुनजी और लॉन्ग शियूजी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उनकी मूल योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने यूलिजी की विनाशकारी शक्ति का अनुमान नहीं लगाया था। एक अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन जिसने उन्हें अनिश्चित बना दिया कि क्या उन्हें अपनी योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इसमें शामिल जोखिमों से डरते हुए। लेकिन इतनी दूर तक आने के बाद वे पीछे हटना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे संभवतः अब मडप्लेट पैलेस में घुल मिल नहीं पाएंगे। दांत पीसते हुए किंग लुनजी ने यूलिजी की ओर इशारा किया और कहा, यूलिजी, हम एक साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दूंगा। उन शब्दों से सभी को लगा कि यूलिजी पागल हो गई होगी।
स्वर्गीय न्यायालय निजी हत्या की अनुमति नहीं देता है। शिकायतों का निपटारा आमतौर पर दांव लगाकर लड़ा जाता है। स्पष्टतः इस प्रकार के दांव के लिए दांव की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाता जब तक कि मामला पिता की हत्या या पत्नी के अपहरण जैसी गंभीर शिकायत का न हो। ऐसे काम आमतौर पर नहीं किए जाते थे। नई पंक्तियां नए पैराग्राफ को दर्शाती हैं। अन्य बातों के अलावा इस तरह के दांव का मतलब था कि सेलेस्टियल कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट स्टार सिस्टम भी खतरे में होगा। घर के बिना भविष्य में वापसी मुश्किल होगी। बड़े भाई किंग लुंजी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? किस आधार पर तुम मेरे साथ सब कुछ दांव पर लगा रहे हो? क्या तुम्हारा सारा भाग्य मिलकर भी इस स्काई टॉपिंग कवच के एक टुकड़े के बराबर है? यूलिजी ने तिरस्कार के साथ कहा। वह अभी भी कुछ चिंतित था और किंग लुंजी के साथ सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार नहीं था। आखिरकार किंग लुंजी एक मध्यम दैवीय प्राणी था जो जानता था कि वह किस तरह का तुरुप का पत्ता छिपा रहा है, या उसके पास कोई विनाशकारी रणनीति है। यदि वह स्वयं एक मध्यम दिव्य प्राणी होता तो स्वाभाविक रूप से उसे किंग लुंजी से डर नहीं लगता, लेकिन एक निम्न दिव्य प्राणी के रूप में यूलिजी को लगा कि सतर्क रहना बेहतर है। बिल्कुल किंग लुंजी, हालांकि आप एक मध्यम दिव्य प्राणी हैं, आपकी सभी संपत्तियों की एक कीमत है। आपको क्या लगता है कि आप यूलिजी के अमूल्य खजाने को दांव पर लगा सकते हैं? एक वरिष्ठ भाई आखिरकार एक वरिष्ठ भाई है, उम्र के साथ अदरक और भी मसालेदार हो जाता है। अपने मध्यम दिव्य प्राणी की स्थिति के साथ एक निम्न दिव्य प्राणी को धमकाने के लिए जूनियर भाई यूलिजी की प्रीमियम दिव्य कलाकृति के खिलाफ अपने कचरे को दांव पर लगाने के लिए आपने जो योजना बनाई है, मैं इसे 3000 तारा प्रणालियों से सुन सकता हूँ। कोई यह कहे बिना नहीं रह सकता कि बड़े भाई किंग लुंजी की चमड़ी सचमुच बहुत मोटी है। भीड़ की निंदा के बीच किंग यांगजी ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, स्वर्ग देखता है कि लोग क्या करते हैं, आपके बुरे कर्म बहुत ज्यादा हैं, निश्चित रूप से इसका बदला लिया जाएगा। मैं आपके साथ युद्ध में शर्त नहीं लगाऊंगा, केवल इतना कि आप ब्रह्मांडीय सबसे कठिन दिव्य प्राणी प्रतियोगिता में पहले नॉकआउट दौर से नहीं गुजर पाएंगे। मैं शर्त लगाता हूं कि स्वर्ग आपके जैसे बदमाश से निपटेगा और आपके जैसे विश्वासघाती दुष्ट को अब और उत्पात नहीं मचाने देगा। भीड़ इन शब्दों से अचंभित रह गई। किंग यांगजी के शब्द उग्र और गंभीर थे, वे बनावटी नहीं लग रहे थे। फ्रॉम द वेब पावर्ड बाय ज़र्गनेट, सारा हकबीज अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन हैज एवरीवन स्टेयरिंग। दिस डॉजबॉल एक्ट्रेस इज एन एब्सोल्यूट स्टनर इन रियल लाइफ। मुख्य बात यह थी कि यदि वह ये दांव लगाता तो उसे जीतने के लिए सचमुच स्वर्ग की सहायता की आवश्यकता होती। सामान्य परिस्थितियों में 10 दांव और 10 हारें होती। ब्रह्मांडीय सबसे कठिन दिव्य प्राणी प्रतियोगिता में पहला राउंड नॉकआउट राउंड होता है, जिसे रैंकिंग में नहीं गिना जाता है और इसमें कोई पुरस्कार भी नहीं मिलता है। यूलिजी निचले समूह की प्रतियोगिता में भाग ले रहा था, उसके प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से निचले दिव्य प्राणी होंगे। यूलिजी ने जो ताकत दिखाई थी उसके कारण वह संभवतः शीर्ष 100 में जगह बनाने की क्षमता रखते थे, या शायद उससे भी ऊपर। अनगिनत प्रतियोगियों के बीच पहले राउंड में 100 से कम संभावित नॉकआउट प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना लॉटरी जीतने के समान संभव है। प्रतियोगिता महान शून्य क्षेत्र में आयोजित की गई थी और प्रतियोगिता को दिव्य न्यायालय के भगवान द्वारा नियंत्रित किया गया था। धोखा देना लगभग असंभव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसके बारे में क्या सोचते हैं। किंग लुंजी के दांव लगाने का तरीका ऐसा लग रहा था जैसे वह बस यूलिजी को पैसे दे रहा था। क्या ये हो सकता है कि आकाश शीर्ष कवच के पीछे कोई अंदरूनी कहानी हो? अन्यथा किंग लुंजी इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? कुछ लोगों ने अपने दिल में सोचा। यूलिजी खुद भी कुछ हद तक हैरान और सशंकित थी, सोच रही थी कि क्या किंग लुंजी के पास कोई योजना है। ऐसा लग रहा था कि किंग लुंजी के पास ये शर्त जीतने का कोई मौका नहीं था। बड़े भाई किंग लुंजी, आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? आपकी वे चीज़ें मेरे लिए बेकार हैं और मैं आपको ऐसी स्थिति में गिरते हुए नहीं देखना चाहता, यूलिजी ने कहा। यूलिजी, क्या तुम दोषी महसूस कर रही हो? डरती हो कि स्वर्ग तुम्हारे साथ सख्ती करेगा, है न? तुमने जो गंदे काम किए हैं दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन तुम अपने दिल में अच्छी तरह से जानती हो। किंग लुंजी ने व्यंग्य किया। भीड़ की निगाहें बदलती देख यूलिजी ने उदासीनता से कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा बड़ा भाई वह सब कुछ खो दे जो उसके पास है। हा, ऐसा लगता है कि तुम वाकई डरे हुए हो। बहुत अच्छा, सबको बता दो कि तुम किस तरह के इंसान हो। देर सवेर स्वर्ग तुम्हारे जैसे गंदे और बेकार लोगों से निपटेगा। किंग लुंजी जोर से हंसा, फिर मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। यूलिजी की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। अगर उसने अभी शर्त नहीं ली तो अन्य भाई सचमुच सोचेंगे कि वह डर गया है। मुख्य बात यह थी कि यूलिजी वास्तव में यह नहीं समझ पा रहे थे कि किस आधार पर वह हार सकते हैं। उसे विश्वास नहीं था कि स्वर्ग जैसी कोई चीज़ उसके साथ व्यवहार कर रही है, नहीं यह कि वह अपनी ताकत के बावजूद पहले दौर में असफल हो जाएगा। उस रहस्यमय कलाकृति की सहायता से शीर्ष 10 में जगह बनाना संभव था, लेकिन हारना सचमुच कठिन था। कैसे हुआ? क्या यूलिजी इसके झांसे में आ गई? लिन शेन ने पूछा जब दोनों वापस लौटे। उसका चेहरा कुछ अप्रिय लग रहा था।
वह यू लिजी के बारे में सोच रहा था जो अपने लालच के लिए जाना जाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इसके झांसे में न आया हो, या फिर किंग लुनजी का अभिनय अपर्याप्त था जिससे यू लिजी को कुछ खामियों का पता लगाने का मौका मिल गया। शर्त तय हो चुकी है और सेलेस्टियल कोर्ट में दर्ज हो चुकी है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। लॉन्ग शूजी ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर क्या गलत हुआ? लिन शेन को पता था कि कुछ गलत हुआ होगा, अन्यथा वे ऐसे नहीं दिखते। यूलिजी में कुछ गड़बड़ है। लॉन्ग ज्यूजी ने अपने पास मौजूद रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो निकाला और लिन शेन को सुनाया। जाने से पहले उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया था और रिकॉर्ड कर लिया था। लिन शेन ने उनके और यूलिजी के बीच जो कुछ भी हुआ उसे देखा। वह किंग लुनजी की मध्य क्षेत्र की दिव्य कलाकृति तलवार को टूटते हुए देखकर आश्चर्यचकित हुआ और टिप्पणी की, यूलिजी के बारे में वास्तव में कुछ गड़बड़ है। उसके हाथ में तलवार, क्या वह निचले क्षेत्र की दिव्य कलाकृति थी? वह दिव्य छाया तलवार थी, दिव्य पशु गुणवत्ता वाली एक निचले क्षेत्र की दिव्य कलाकृति, जिसे निचले क्षेत्र की दिव्य कलाकृतियों में श्रेष्ठ माना जाता है। हमारे पुराने पूर्वज की युवावस्था की तलवार जो उस कूड़े को सौंप दी गई थी, किंग लुनजी ने कड़वाहट से कहा। लॉन्ग शूजी ने कहा, दिव्य छाया तलवार वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ एक निचले क्षेत्र की दिव्य कलाकृति है। किंग लुनजी की तलवार एक उत्परिवर्तित मध्य क्षेत्र की दिव्य कलाकृति है, इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जाना चाहिए, इसलिए यूलिजी को समस्या होनी चाहिए। हम बस यह नहीं जानते कि यह वास्तव में क्या है। लिन शेन ने फुटेज को बार बार देखा, लंबे समय तक निरीक्षण किया और फिर भी उसे दिव्य छाया तलवार में कुछ भी गलत नहीं मिला। लॉन्ग शूजी और किंग लुनजी भी बगल में खड़े होकर ध्यान से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद किंग लुनजी ने अचानक यूलिजी के तलवार पकड़े हुए हाथ की ओर इशारा किया और कहा, उसकी उंगली को देखो, क्या ये थोड़ा असामान्य नहीं है, जैसे कि कुछ रोशनी है? लिन शेन और लॉन्ग शियूजी ने ध्यान से देखा और वास्तव में, जैसा कि किंग लुनजी ने कहा था, उसकी मध्यमा उंगली से एक हल्की रोशनी निकल रही थी। क्योंकि यह आकाश शीर्ष कवच में लिपटा हुआ था और कोण के कारण इसे देखना कठिन हो गया था, लेकिन ये पुष्टि की जा सकती है कि उस उंगली पर एक हल्का सा प्रभामंडल था, संभवतः इसलिए क्योंकि उसने अंदर अंगूठी या कुछ ऐसा ही पहना था। हालांकि सामान्यतः दिव्य कलाकृति के छल्ले जब आकाश शीर्ष कवच में लपेटे जाते हैं तो प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। अब चूंकि प्रकाश आकाश शीर्ष कवच से होकर गुजर रहा था, तो इससे ये संकेत मिला कि दिव्य कलाकृति वलय साधारण नहीं था, ये संभवतः समस्या का स्रोत था। यूलिजी के पास शक्ति गुण के साथ संवर्धित कई दिव्य कलाकृतियां हैं, यह उनमें से एक होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यह केवल शक्ति बढ़ाने के बारे में नहीं है, लिन शेन ने टिप्पणी की। यही समस्या होगी। इतनी विनाशकारी शक्ति होने के कारण मध्य क्षेत्र की दिव्य कलाकृति भी इसका सामना नहीं कर सकती। हम ये भी नियंत्रित नहीं कर सकते कि मैच के दौरान कौन पहले हमला करेगा। क्या होगा अगर नियम तय करते हैं कि यूलिजी पहले हमला करेगी? क्या आप इसका सामना कर सकते हैं? लॉन्ग ज्यूजी ने चिंता से लिन शेन को देखा। किंग लुनजी ने भी लिन शेन को देखा और कहा, अगर यह संभव नहीं है तो हमें बस योजना को रद्द कर देना चाहिए। इसके लिए महान शून्य दुनिया में एक बार मरना उचित नहीं है, आत्मा को होने वाली क्षति बहुत गंभीर होगी। आपने अपनी पूरी किस्मत दांव पर लगा दी है और स्वर्ग ने हमें इतना बढ़िया मौका दिया है कि मैं पहले दौर में ही उससे मिल सकूं। ये स्वर्ग ही है जो उससे निपटना चाहता है। हमें स्वाभाविक रूप से स्वर्ग की इच्छा का पालन करना चाहिए, अन्यथा हम पर बिजली गिर जाएगी, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन शेन ऐसी विनाशकारी शक्ति से नहीं डरता था, उसकी अमर पोशाक रक्षात्मक रूप से स्काई टॉपिंग कवच से कहीं अधिक शक्तिशाली थी और उसका भौतिक शरीर ऐसा नहीं था जिसकी तुलना साधारण अमर लोग कर सकें। यूलिजी के तरीके शायद उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। बेशक अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो महान शून्य दुनिया में वैसे भी कोई व्यक्ति वास्तव में नहीं मरेगा, इसलिए बहुत अधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उसके पास पहले हमला करने का 50% मौका अभी भी है। ये सही है। इतने सारे प्रतिभागियों के साथ ऐसा हुआ कि तियान को पहले दौर में यूलिजी के खिलाफ रखा गया। ये निश्चित रूप से स्वर्ग है उस बदमाश से निपटना। मुझे विश्वास है कि हम निश्चित रूप से पहले तियान पर हमला करेंगे और फिर वह उसे एक बार में उड़ा देगा, उसे जवाबी हमला करने का मौका नहीं देगा, किंग लुनजी ने घृणा से कहा। लॉन्ग शियूजी ने यह भी महसूस किया कि लिन शेन पहले दौर में यूलिजी के साथ मुकाबला करने में सक्षम था। इसका मतलब ये होना चाहिए कि स्वर्ग भी यूलिजी के घृणित तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे सभी सोचते थे कि लिन शेन को पहले राउंड में यूलिजी के खिलाफ खड़ा करना एक साजिश थी। केवल लिन शेन ही जानते थे, यह कोई संयोग नहीं था। मूल रूप से जब वह पंजीकरण करने गया था तो वह सोच रहा था कि अगर वह शुरुआती दौर में यूलिजी को आकर्षित कर सकता है तो वह इस पद्धति का उपयोग कर सकता है। किंग लुनजी ने सट्टा लगाते समय कहा, उन्हें बस राउंड को थोड़ा समायोजित करने की आवश्यकता थी। यदि यूलिजी को शुरुआती दौर में नहीं निकाला जा सका तो योजना को एक अलग दांव में बदलना पड़ा। लिन शेन के दिमाग में कई बैकअप थे, लेकिन जब लिन शेन वास्तव में पंजीकरण कराने गए तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने खुद भी उम्मीद नहीं की थी।
पंजीकरण के बाद प्रतिद्वंद्वी को आमतौर पर यादृच्छिक किया जाता है। भले ही महान दिव्य अधिकारी आए, वह केवल यादृच्छिक व्यवस्था को ही स्वीकार कर सकता है। जब लिन शेन ने व्हाइटस्टोन सिटी में पंजीकरण कराया तो स्मार्ट ब्रेन ने अचानक एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप किया, मास्टर, क्या आप प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? लिन शेन उस क्षण दंग रह गए। पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया स्मार्ट मस्तिष्क सीधे केंद्रीय स्वर्ग सितारा क्षेत्र के मुख्य मस्तिष्क से जुड़ा था। दिव्य न्यायालय के भगवान या दिव्य न्यायालय के भगवान द्वारा अधिकृत एक महान दिव्य अधिकारी के अलावा किसी और के पास परिचालन अधिकार नहीं था। ऐसा स्मार्ट ब्रेन स्वाभाविक रूप से अपने उपयोगकर्ता को घरेलू स्मार्ट ब्रेन की तरह स्वामी के रूप में संबोधित नहीं कर सकता। उस समय लिन शेन बहुत हैरान था कि यह स्मार्ट ब्रेन उसे मास्टर कहकर क्यों संबोधित कर रहा है। हालांकि उस समय लिन शेन को इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। जब तक कि उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला नहीं किया, तब उन्हें पता चला कि वह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिद्वंद्वी चुन सकते हैं और उन्हें कई अन्य अनुमतियां भी प्राप्त हैं। इससे लिन शेन को एहसास हुआ कि वह पंजीकरण प्रणाली का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि प्रबंधन विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहा था। लिन शेन ने पहले दौर के लिए सीधे यूलिजी को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना और ऑपरेशन पूरी तरह से प्रभावी था। वास्तव में यदि लिन शेन चाहे तो वह अपने स्तर से परे प्रतियोगिताओं के लिए भी नामांकन करा सकता है, मध्य क्षेत्र और ऊपरी क्षेत्र के पंजीकरण में भाग ले सकता है। स्मार्ट ब्रेन के विशेषाधिकार उसके प्रति पूरी तरह असुरक्षित थे। यह अफसोस की बात थी कि यह स्मार्ट ब्रेन केवल ब्रह्मांड में सबसे कठिन दिव्य सत्ता प्रतियोगिताओं के लिए जिम्मेदार था, अन्यथा वह और भी अधिक कर सकता था। ये स्मार्ट मस्तिष्क केंद्रीय स्वर्ग सितारा क्षेत्र के मुख्य मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और केवल केंद्रीय स्वर्ग महान सम्राट जैद सम्राट के पास सभी विशेषाधिकार हैं, जिसका अर्थ है इसे जैद सम्राट को अपना स्वामी मानना चाहिए। क्या ये हो सकता है? इसने मुझे जैद सम्राट समझ लिया। लिन शेन कई चीज़ों से जुड़ा हुआ था। यद्यपि वह जैद सम्राट को नहीं बुला सका, लेकिन ये तथ्य कि जैद सम्राट कभी उसका संरक्षक आत्मा था, बहुत वास्तविक था। लिन शेन ने शुरू में सोचा था कि संरक्षक आत्मा जैद सम्राट बेकार है और बिल्कुल भी मदद नहीं करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता था। स्मार्ट ब्रेन पर अधिकार रखने का कारण संभवतः ये था कि जैद सम्राट उसकी संरक्षक आत्मा थी, जिसके कारण स्मार्ट ब्रेन ने गलत निर्णय लिया और उसे अनुमति प्रदान कर दी। हाँ, उस बूढ़े आदमी जैद सम्राट ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह मुझे लाभ पहुंचाएगा, है ना? लिन शेन को अपने दिल में बेहद खुशी महसूस हुई। जैद सम्राट, वह बूढ़ा आदमी जिसने कई बार उसे धोखा दिया था और लगभग उसे मरवा दिया था, अंततः उपयोगी साबित हुआ। अध्याय 1015 सबसे कठिन दिव्य प्राणी प्रतियोगिता। दिव्य न्यायालय द्वारा मध्यस्थता किए गए जुए की लड़ाई में अपना पूरा भाग्य दांव पर लगाने का अर्थ है कि जैसे ही दांव का परिणाम निर्धारित हो जाता है, उसे व्यक्ति की सहमति के बिना तुरंत निष्पादित कर दिया जाएगा। सच तो यह है कि नुकसान को कम करने के तरीके हैं, क्योंकि सेलेस्टियल कोर्ट सभी संपत्तियों को कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट ग्रहों और उन ग्रहों पर मौजूद हर चीज को सौंप देता है। इसमें शर्त में भाग लेने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी बातें शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति तथा अपने ग्रह की वस्तुओं को पहले ही किसी अन्य स्थान पर ले जाए, तो शर्त हारने पर होने वाले कुछ नुकसानों से बचा जा सकता है। हालांकि आकाशीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट ग्रह स्वयं बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हैं। निर्दिष्ट ग्रह अच्छे या बुरे हो सकते हैं तथा उत्पादित संसाधन आवश्यक रूप से उन्नत नहीं होते, लेकिन इन ग्रहों का एक लाभ यह है कि अन्य ग्रहों में ये सुविधा नहीं है। इन ग्रहों पर इनके स्वामी की अनुमति के बिना कोई भी टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। जो एक सामान्य नियम प्रतीत होता है, वह वास्तव में आकाशीय न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट ग्रहों को एक स्थिर आश्रय में बदल देता है, एक ऐसा कार्य जो किसी अन्य ग्रह में नहीं होता है। जिस क्षण कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण भाग्य दांव पर लगाता है, इसका अर्थ है कि यह आश्रय खो सकता है। इसके अलावा यूलिजी और किंगलुनजी को सौंपे गए ग्रह बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, खासकर यूलिजी को सौंपे गए ग्रह जो पहले से ही ऊपरी तीसरे दर्जे का ग्रह है। हालांकि यह सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन यह पहले से ही काफ़ी अच्छा है। शर्त पर सहमत होते समय यूलिजी ने किंगलुनजी और लॉन्गज्यूजी के समक्ष एक चुनौती पेश की, क्योंकि उन्हें लगा कि किंगलुनजी का भाग्य अकेले ही उसके खिलाफ शर्त लगाने के योग्य नहीं था, जिसके कारण अंततः लॉन्गज्यूजी को आगे आकर यूलिजी के खिलाफ अपनी संयुक्त किस्मत दांव पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। केवल तभी यूलिजी ने अपनी किस्मत दांव पर लगाने के लिए सहमति व्यक्त की और उन्होंने एक शर्त भी जोड़ दी, जिसके अनुसार जुए के अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद से सेलेस्टियल कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट किसी भी ग्रह से कुछ भी नहीं लिया जा सकता। चूंकि यह जुए के अनुबंध में लिखा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सेलेस्टियल कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि नियम बनाए रखा जाए। उन तीनों के ग्रह पहले से ही बंद हैं। जब तक शर्त पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे खुद भी इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते, यहाँ तक कि मिट्टी का एक कण भी नहीं। लॉन्गज्यूजी और किंगलुनजी ने लिन शेन को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसका उल्लेख करने से उन पर केवल मनोवैज्ञानिक दबाव और बोझ बढ़ेगा। यदि वे बाद में जीत जाते हैं, तो लॉन्गज्यूजी को लगता है कि वह इस बारे में डींग मार सकता है,
लेकिन यदि वे हार जाते हैं तो वह इस मामले को हमेशा के लिए अपने पास रखने की योजना बनाता है। दिन जल्दी ही बीत गया और सबसे शक्तिशाली दिव्य प्राणी के लिए प्रतियोगिता निर्धारित समय पर शुरू हो गई। मड प्लेट पैलेस से कई लोग सबसे शक्तिशाली दिव्य प्राणी के लिए नवीनतम प्रतियोगिता देखने के लिए महान शून्य दुनिया में प्रवेश कर गए। ऐसी प्रतियोगिताएं बहुत हैं और सामान्य परिस्थितियों में हर कोई उन पर ध्यान नहीं देता। लेकिन किंग लुनोजी और यूलिजी के बीच जुए की लड़ाई के कारण मड प्लेट पैलेस के कई लोग इस प्रतियोगिता पर ध्यान दे रहे हैं, जिनमें से कई ऊपरी देवता यूलिजी के पहले दौर को देखने के लिए महान शून्य दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। स्टैंड में दर्शकों की संख्या हजारों में हो गई है। किंग लुनजी और लॉन्ग ज्यूजी द्वारा प्रस्तावित शर्त किसी को भी आत्मघाती मिशन की तरह लगती है, व्यावहारिक रूप से यूलिजी को पैसे सौंपने जैसा। किस प्रकार की परिस्थिति ने उन्हें ऐसा दांव लगाने के लिए प्रेरित किया होगा? यदि घोर अन्याय न सहना पड़े तो कौन ऐसे आत्मविनाशकारी तरीके से स्वयं को सिद्ध करने के लिए प्रेरित होगा? इसलिए हालांकि अधिकांश लोग अभी भी यूलिजी पर विश्वास करते हैं, फिर भी कुछ लोगों में कुछ संदेह पैदा होने लगा है। मड प्लेट एंसेस्टर भी महान शून्य दुनिया में दर्शकों के बीच है, जो अपने चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ मैच की शुरुआत का इंतजार कर रहा है। बेशक वह जानता है कि स्काई टॉपिंग कवच यूलिजी द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्काई सपोर्टिंग कछुए का शिकार करके प्राप्त नहीं किया गया था, लेकिन ये किंग लुनजी और लॉन्ग ज्यूजी की संपत्ति नहीं है, ये किसी बाहरी व्यक्ति की है। एक बाहरी व्यक्ति की संपत्ति मड प्लेट पैलेस में रखने में कामयाब रही किंग लुनजी और लॉन्ग श्यूजी उसके श्रमसाध्य प्रयासों को क्यों नहीं समझ सके। उन्होंने एक छोटे से चेहरे को लेकर हंगामा किया, जो मड प्लेट पूर्वज के अनुसार एक बहुत ही स्वार्थी कार्य है जो बड़ी तस्वीर के बारे में कोई विचार नहीं दिखाता है। उन्होंने मड प्लेट पैलेस के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। मड प्लेट पैलेस के भविष्य के रूप में क्या उन्हें यूलिजी के लिए बलिदान नहीं देना चाहिए? मिट्टी की प्लेट वाले पूर्वज को लगता है कि वह उनके साथ बहुत नरमी बरत रहा है। अगर उसने उन्हें तब तक पीटा होता जब तक वे बिस्तर पर न पड़ जाते तो इतनी परेशानी नहीं होती। मड प्लेट पूर्वज ने पहले ही तय कर लिया है कि एक बार शर्त खत्म हो जाने के बाद वह किंग लुनजी और लॉन्ग श्यूजी से निपटेगा और इन दोनों विद्रोहियों को स्वार्थी होने और बड़ी तस्वीर की उपेक्षा करने के परिणामों को सिखाएगा। उन्हें नहीं लगता कि यूलिजी पहले दौर में बाहर हो जाएंगी पिछले अनुभवों के आधार पर। हालांकि सेलेस्टियल कोर्ट द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रतिद्वंद्वी यादृच्छिक लगते हैं, लेकिन संभवतः कुछ विशेष पैटर्न या एल्गोरिदम काम कर रहा है। उन्मूलन के शुरुआती दौर में विशेष रूप से मजबूत प्रतिस्पर्धियों का सामना करना लगभग असंभव है। इसलिए मड प्लेट पूर्वज ने कभी भी किंग लुनजी और अन्य की जीत की संभावना पर विचार नहीं किया। ये सिर्फ यूलिजी को अधिक संसाधन दे रहा है। ये भी अच्छा है। एक बार जब यूलिजी मध्य दिव्य प्राणी के रूप में आगे बढ़ता है तो उनके संसाधन उसके उपयोग के लिए एकदम सही होंगे, मड प्लेट पूर्वज ने सोचा, क्योंकि उसने होलोग्राफिक प्रक्षेपण पर सूची को देखा था। चूंकि बहुत सारे नाम थे, इसलिए उसने सीधे ग्रेट वॉर्ड सिस्टम का उपयोग करके जांच की कि यूलिजी का प्रतिद्वंद्वी कौन था। तियान। ये नाम देखकर मड प्लेट पूर्वज की आखिरी चिंता भी दूर हो गई। प्रसिद्ध निचले दिव्य प्राणियों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए यूलिजी निश्चित रूप से सुरक्षित थी। यूलिजी ने स्वयं तियान नाम देखा और कुछ हद तक चौंका और अनिश्चित महसूस किया। जब किंग लुनजी ने लिन शेन का परिचय कराया तो उसका नाम तियान रखा गया, लेकिन तियान को मध्य दिव्य प्राणी माना जाता था। वह निम्न दिव्य प्राणियों की प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकता था? क्या यह उसी नाम का कोई और व्यक्ति हो सकता है? क्या संयोग है? हालांकि वह जानता था कि लिन शेन संभवतः निचले दिव्य प्राणियों की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, फिर भी उसे कुछ असहज महसूस हुआ। लेकिन मैच पहले ही तय हो चुका था और अगर वह अब पीछे हटता तो यह हार मानने के समान होता और शर्त हार मान ली जाती। इसलिए अपनी बेचैनी के बावजूद वह केवल प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार कर सकता था। मड प्लेट पैलेस के अधिकांश अन्य लोगों ने भी तब तक यूलिजी के प्रतिद्वंद्वी की तलाश कर ली थी, और ये देखते हुए कि यह एक नामहीन व्यक्ति था, उन्हें लगा कि इस मैच में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किंग लुनजी और लॉन्ग ज्यूजी की किस्मत खराब होने की संभावना थी। किंग लुनजी और लॉन्ग श्यूजी भी बहुत चिंतित थे। वे जानते थे कि यूलिजी के पास अज्ञात दुर्जय साधन हैं, और कुछ हद तक चिंतित थे कि महान शून्य प्रणाली बेतरतीब ढंग से यूलिजी को पहले जाने के लिए चुन सकती है, जो लिन शेन को खतरे में डाल सकता है। मड प्लेट पैलेस के अलावा दो विशेष व्यक्ति इस प्रतियोगिता पर ध्यान दे रहे हैं। हेवन ओपनिंग कबीले के पान जियानिंग और कैंग कबीले के वेन बुजुन दोनों इस मैच को देख रहे हैं। पैन शियानिंग और वेन बुजुन हाल के वर्षों में सबसे मजबूत दिव्य प्राणी प्रतियोगिता के चैंपियन हैं। निचले समूह में चैंपियन और उपविजेता का खिताब सिर्फ उन्हीं के नाम रहा है। पिछले 5 वर्षों की प्रतियोगिता में पान शियानिंग ने 3 चैंपियनशिप जीती हैं और 2 उपविजेता स्थान प्राप्त किया है, जबकि वेन बुजुन ने 2 चैंपियनशिप जीती हैं और 3 उपविजेता स्थान प्राप्त किया है। उन दोनों को संयुक्त रूप से स्वर्गीय न्यायालय द्वारा बेजोड़ जोड़ी के रूप में जाना जाता है।
ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वे अभी तक मध्य दिव्य प्राणियों तक नहीं पहुंचे हैं, अन्यथा उपाधियां अभी भी उनकी होती। जियानिंग और वेन बुजुन, यूलिजी और लिन शेन के बीच मैच में रुचि रखते थे, इसलिए नहीं कि वे जानते थे कि यूलिजी और लिन शेन कितने दुर्जेय थे, बल्कि यह भी कम संभावना थी कि वे यूलिजी और लिन शेन के बीच की दुश्मनी के बारे में जानते थे। स्वर्ग उद्घाटन कबीले और कैंग कबीले के सामने मडप्लेट पैलेस एक छोटे कबीले से अधिक कुछ नहीं था, यहाँ तक कि इन दोनों के अधीन द्वितीयक कबीले भी मडप्लेट